पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। हम जानते हैं तुम लोग अंदर छुपे हो। अपने हथियार डाल दो और हाथ ऊपर करके सामने आ जाओ। तुम्हारे ऊपर कोई गोली नहीं चलाएगा। दिल्ली शहर के एक काबिल पुलिस इंस्पेक्टर रमेश ने आतंकियों को सावधान करते हुए ये घोषणा की थी। दरअसल एक हमले ने पूरी राजधानी को हिला दिया था। 3-4 आतंकी इस वक्त एक बिल्डिंग में छुपे हुए बैठे थे। सामने पुलिस फोर्स की पूरी टीम खड़ी थी। इंस्पेक्टर रमेश इस मिशन को लीड कर रहे थे। यूनिट किसी भी वक्त ये हमला कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम इनमें से एक को हम जिंदा पकड़ें। सर। आतंकी बिल्डिंग की खिड़की से दनादन गोली बरसा रहे थे। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर रमेश खुद भी गोलियां चलाते हुए सबको हौसला दे रहे थे। दो निपट गए, बस 2 और, छोड़ना नहीं है आज इनको। तभी वो हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक गोली सीधा रमेश के पेट में लगी और वो कर्रा कर कवर लेकर बैठ गए। सर को गोली लगी है, इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाओ। नहीं, तुम यहाँ का मोर्चा संभालो। अभी एक टारगेट और बाकी है, उसे खत्म किए बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। सबके बार बार कहने पर भी इंस्पेक्टर रमेश हिम्मत जुटाकर गोलियां चलाते रहे। उनका काफी खून बह चुका था। फिर भी जब तक आखिरी आतंकी को पकड़ नहीं लिया गया तब तक वो वहीं पर डटे रहे। मिशन अब पूरा हो चुका था। अस्पताल में इंस्पेक्टर रमेश आईसीयू में थे। उनकी हालत क्रिटिकल थी। पुलिस ने इंस्पेक्टर रमेश के बेटे पार्थ को जानकारी देने के लिए फोन किया, लेकिन पार्थ इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के घर पर आया हुआ था। इट्स अमेजिंग पार्थ, आज हमें 3 साल हो गए साथ में, पता भी नहीं चला ना। पार्थ का फोन बार बार बज रहा था, लेकिन अनजान नंबर था, इसीलिए वो उठा नहीं रहा था। बहुत दिनों बाद वो प्रिया के घर पर गया था। प्रिया के साथ आज की ये डेट उसे खराब नहीं करनी थी। जब इतना प्यार करने वाली लड़की हो तो भला वक्त का कैसे पता चल सकता है। आई लव यू प्रिया। बस एक बार दोनों का कॉलेज खत्म हो जाए, फिर मैं हमारे रिश्ते के बारे में पापा से बात कर लूंगा। प्रिया बड़ी खुश थी। तभी पार्थ का फोन वापस बजने लगा। प्रिया ने देखा कि पार्थ बार बार फोन कट कर रहा था। कोई तो बार बार हमारी डेट खराब करने की कोशिश कर रहा है, उठा लो। पार्थ ने बिना मन से फोन उठा लिया, लेकिन उसके बाद जो उसने फोन पर सुना, सुनते ही उसके होश उड़ गए थे। पार्थ मिश्रा बोल रहा हूँ, पुलिस थाने से, रमेश का दोस्त। कैसे गैर जिम्मेदार लड़के हो तुम? हाँ, कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कुछ इमरजेंसी भी तो हो सकती है ना। सॉरी अंकल, क्या हुआ? जल्दी से अपनी माँ को लेकर एम्स हॉस्पिटल में आओ। रमेश एडमिट है, जल्दी आओ। पार्थ जानता था कि उसके पापा इस आतंकवादी वाले मिशन में काम कर रहे थे, इसीलिए वो तुरंत समझ गया था कि उसके पिता के साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। वो तुरंत उठा और वहाँ से निकलने लगा। अरे, कहाँ जा रहे हो? मुझे जाना होगा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। प्रिया कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों से लग रहा था कि उसे बहुत बुरा लग रहा है। 3 साल एक साथ बिताने के बाद आज वो एनिवर्सरी की पार्टी करने के लिए घर में मिले थे। प्रिया बुरी तरह से हर्ट हो रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। वो ये जानती थी कि पार्थ अपने पिता को बहुत चाहता है। बाय, टेक केयर। पार्थ वहाँ से निकल गया। वो दनाते हुए सीधा घर गया। वहाँ से माँ को साथ लेकर एम्स हॉस्पिटल चला गया। मिश्रा अंकल, क्या हुआ पापा को? वो ठीक तो है? हम उनसे मिल सकते हैं? हालत थोड़ी सीरियस है। एनकाउंटर केस में वो भी लीड कर रहे थे। एक गोली उनके पेट में लगी है। क्या? गोली? पार्थ की माँ की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पार्थ ने किसी तरह अपनी माँ को संभाला। माँ, कुछ नहीं होगा पापा को, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
मिश्रा जी ने पार्थ की माँ को पानी का ग्लास लाकर दिया। मैडम, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और देश को उन पर बहुत गर्व है। आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही वो रमेश जी को बचा लेंगे। बेटा, तुम प्लीज माँ का ख्याल रखो। इतना कहकर मिश्रा जी सरकारी कागजी कार्यवाही करने में लग गए थे। पार्थ अपनी माँ के साथ बैठा डॉक्टर्स के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी उसे प्रिया का फोन आया। पार्थ ने फोन देखा और काट दिया। प्रिया इस बात से और नाराज हो गई और उसने तुरंत आर्यन को फोन कर दिया। आर्यन पार्थ के कॉलेज में ही सेम क्लास में पढ़ता था, जो शहर के बड़े रईस का बेटा था। वो प्रिया को पसंद करता था, लेकिन प्रिया ने उसे कभी भाव नहीं दिया। मुझे फोन किया प्रिया? क्या बात है। थोड़ा बोर हो रही थी। तुम बिजी तो नहीं हो ना? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल। आज पार्थ के इग्नोर करने पर प्रिया ने आर्यन से कुछ देर बात की थी। आर्यन की तो जैसे किस्मत बदल गई। कॉलेज में लगभग हर लड़का प्रिया को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इसी वजह से बहुत से लड़के पार्थ से नफरत करते थे। पार्थ भी ईमानदार और पढ़ाई में अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी फैमिली का स्टेटस बहुत लो था। उसके पिताजी की पुलिस में नौकरी थी और माँ हाउसवाइफ थी। उधर आर्यन और प्रिया बातों में उलझे हुए थे। अस्पताल में बैठे बैठे पार्थ और उसकी माँ बस यही दुआ कर रहे थे कि इंस्पेक्टर रमेश ठीक हो जाए। तभी डॉक्टर आईसीयू रूम से बाहर आए। पार्थ दौड़कर उनके पास पहुंचा। डॉक्टर, कैसे हैं अभी मेरे पापा? खून बहुत ज्यादा बह गया था, इसीलिए हम उन्हें बचा नहीं सके। वी आर सॉरी। अगर थोड़ी देर पहले लाया जाता तो कुछ होप हो सकती थी। आपके पति एक बहादुर पुलिस वाले थे। हम सभी को उन पर गर्व है। उनकी कमी तो अब कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन सरकार ने उनकी जगह उनके बेटे पार्थ को नौकरी दी है। मिश्रा जी ने पार्थ और उसकी माँ को तसल्ली देते हुए ये कहा था। नौकरी की बात सुनते ही पार्थ को समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसकी माँ ने उसकी तरफ उम्मीद की नजर से देखा। अंकल, फिर मेरा कॉलेज पूरा करके भी तो नौकरी ही करनी है ना बेटा। इस वक्त तुम्हारी माँ को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी तुम्हारे पिताजी की तरह एक काबिल पुलिस वाले बनोगे। तभी पार्थ की कॉलेज के कुछ दोस्त उसके घर मिलने आ गए, जिसमें प्रिया भी थी। पार्थ आते हुए उन सब लोगों को देखने लगा। सभी पार्थ के लॉस के लिए अपनी अपनी सांत्वना दिखा रहे थे। प्रिया पार्थ के पास बैठी थी। जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है पार्थ। तुम चिंता मत करो, हम सब लोग हैं तुम्हारे साथ। प्रिया ने पार्थ के कंधे पर हाथ रख दिया था, जिसे देखकर पार्थ की आंखों में आंसू आ गए। अगले 3-4 दिन तक प्रिया कॉलेज के बाद पार्थ के घर आती रही। पार्थ नौकरी की बात प्रिया को बताना चाहता था, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था। उधर मिश्रा जी ने पार्थ को नौकरी दिलाने की सारी प्रोसेस धीरे धीरे शुरू कर दी थी। क्या सोचा है तूने? सोचना क्या है, करूंगा मैं नौकरी। मेरा फर्ज है मेरे घर के लिए और तुम्हारे लिए जीना। माँ ने पार्थ के माथे को चूम लिया। वो खुश हो गई थी। कुछ दिनों बाद ही पार्थ को उसी शहर के पुलिस थाने में हवलदार की नौकरी मिल गई थी। आज पहला दिन है नौकरी का, फिर भी अगर पढ़ाई करने का मन होगा तो साथ साथ वो भी कर लेना। अच्छे से मन लगाकर काम करना बेटा। पार्थ पुलिस की वर्दी में खूब जच रहा था। वो पहले दिन ड्यूटी पर पहुंचा। पूरे दिन उसे किसी ने कोई काम नहीं दिया। उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। सर, मुझे क्या ड्यूटी करनी है? आज से ही सब काम कर लोगे क्या भाई? आराम करो कुछ दिन, बताते हैं क्या करना है। इंस्पेक्टर का इस तरह से एरोगेंटली आलस भरे एटीट्यूड से बात करना पार्थ को अच्छा नहीं लगा। फिर भी वो पहले दिन बिना किसी काम चुपचाप बैठा रहा। उधर जब से प्रिया को उसकी नौकरी के बारे में पता चला था, वो पार्थ का फोन नहीं उठा रही थी।
पार्थ इस बात को लेकर भी परेशान हो रहा था। उसने एक बार फिर प्रिया को फोन करने की कोशिश की और उस बार परेशान होकर उसने फोन रख दिया। ओ भाई, तुझे ड्यूटी करनी थी ना, जा चाय लेकर आ सबके लिए। पार्थ को बहुत अजीब लगा। एक दो हवलदार इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर धीरे धीरे हंस रहे थे। सर, मैं चाय? अरे हाँ भाई, तू ही। क्या हो गया? तू कोई थानेदार थोड़ी है, बाप की जगह आया है ना। एग्जाम पास करके थोड़ी आया है, धीरे धीरे सब काम सीख जाएगा। पार्थ अपने सीनियर के सामने कुछ नहीं बोल पाया। अगर मिश्रा जी होते तो वो ऐसा बिहेव नहीं करते, लेकिन मिश्रा जी तो हेड ऑफिस में थे और ये थाना पार्थ के घर के नजदीक था। बिना कुछ रिएक्ट किए पार्थ चाय लाने चला गया। शाम तक उसे और कोई काम नहीं दिया गया। शाम को वो घर पहुंचा। कैसा रहा पहला दिन बेटा? हाँ, अच्छा रहा माँ। मैं कुछ देर में एक दोस्त से मिलकर आता हूँ। पार्थ के कदम सीधे प्रिया के घर की तरफ मुड़ गए थे। एक बार फिर उसने प्रिया को फोन किया और प्रिया ने फोन कट कर दिया। पार्थ ने सीधा प्रिया के घर की बेल बजा दी। प्रिया ने दरवाजा खोला। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो प्रिया? सुबह से फोन किए जा रहा हूँ मैं। थोड़ा बिजी थी, बहुत दिनों के बाद वीकेंड पे टाइम मिला ना, इसलिए। तुम अंदर आओ ना प्लीज। पार्थ ने प्रिया की बात पर भरोसा कर लिया और घर के अंदर चला गया। प्रिया, तुम मुझे सच बताओ, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो तुम? मैं जानता हूँ मैं कॉलेज नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन हम उसके बिना भी तो मिल सकते हैं ना? पार्थ, ऐसा नहीं है। बस कॉलेज में मैं तुम्हें ही मिस करती रहती हूँ। वो आर्यन बहुत कोशिश कर रहा है मेरे साथ रिलेशनशिप में आने की। आर्यन? हाँ, मेरे सामने भी उसने ऐसा किया था। प्रिया, तुम उस पर ध्यान मत दो। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पार्थ ने प्रिया को गले लगाने की कोशिश में हाथ फैलाया। प्रिया थोड़ी देर रुकी और फिर पार्थ की बाहों में आ गई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पार्थ। बस तुम मुझसे रोज मिलने की कोशिश किया करो ना। कभी कभी नहीं मिलते तो चलेगा, लेकिन एकदम से तुम गायब ही हो गए कॉलेज से। मुझे घर की जिम्मेदारी भी तो संभालनी पड़ेगी ना प्रिया। इस वक्त कॉलेज से ज्यादा मुझे उधर ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए मैंने ड्रॉप करने का फैसला किया है। क्या ड्रॉप कर रहे हो? फिर आगे की पढ़ाई पार्थ? ऐसे तो सब लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे। बस तुम मेरे साथ चलना, बाकी सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रिया जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि पार्थ ने उसके होंठों पर होंठ रख दिए। कुछ देर दोनों ने किस किया। अचानक से प्रिया ने पार्थ को अलग कर दिया। पार्थ को भी लगा कि काफी देर से माँ घर में अकेली है। उसने उस वक्त वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। मुझे अब जाना चाहिए प्रिया, बाद में मिलता हूँ। बस तुम वादा करो कि तुम मेरा फोन हमेशा उठाओगी। प्रॉमिस। अपना ख्याल रखना। तुम भी। पार्थ ने प्रिया के माथे को चूमते हुए बाय कहा और वहाँ से निकलने लगा। तभी उसकी नजर वहाँ पड़े एक बैग पर पड़ी। ये बैग, ये तो आर्यन का है ना? ये यहाँ कैसे? मैं लेकर आई थी। वो आर्यन बहुत जिद कर रहा था। एक्चुअली मेरा बैग फट गया था, तो उसने अपना बैग मुझे दे दिया। और तुमने ले लिया? जबरदस्ती दे दिया ना पार्थ। कल वापस कर दूंगी उसे। सॉरी, तुम कॉलेज में होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है प्रिया, लेकिन उससे थोड़ा दूर रहो प्लीज। इतना कहकर पार्थ प्रिया के घर से निकल गया। पूरे रास्ते वो ये सोचता हुआ जा रहा था कि कहीं कॉलेज छूट जाने की वजह से प्रिया उससे दूर ना हो जाए। मैंने कहा था ना मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बैग। कल पार्थ ने देख लिया था, उसे शक हो गया तो? अरे क्या शक होगा उसको, कॉलेज तो आएगा ही नहीं अभी वो, पुअर बॉय। अच्छा सुनो प्रिया, हाँ? आज मेरे घर पार्टी है, मेरे साथ चलोगी? बहुत मजा आएगा। कॉलेज से और भी बहुत दोस्त आ रहे हैं। आर्यन अमीर खानदान से था। अपने घर में अकेला रहता था। गाड़ी, नौकर और बाप की दौलत से वो कॉलेज लाइफ को फुल टू सिर्फ एंजॉय कर रहा था। और पार्थ?
अरे छोड़ो यार पार्थ को, काम करने लगा है अब वो। उसके लिए कॉलेज लाइफ एंजॉय करना तो अब सपना ही हो गया है। कुछ नहीं बचा अब उस बेचारे की जिंदगी में, बस नौकरी, वो भी हवलदार की। एनीवेज, बी रेडी आज शाम के लिए। प्रिया को आर्यन की बातें सुनकर पार्थ के ऊपर तरस आने लगा था। वो दिल से ऐसा नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन फिलहाल जो कुछ आर्यन ने कहा वो सब सच था। इसीलिए प्रिया कुछ बोल नहीं पाई और पार्थ की किस्मत को ही खराब समझने लगी। उसने पार्थ को बताए बिना ही अकेले आर्यन के साथ जाना ठीक समझा। उधर थाने में पार्थ को एक डंडा देकर हवलदार बना दिया गया। हवलदार पार्थ, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो जैसे जैसे सीनियर कहेगा वैसे ही सीखते जाना। काम बहुत आसान है, जितना जल्दी सीखोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। पार्थ को ये पोस्ट अजीब सी लगती थी। हवलदार, ये बनना तो उसका सपना कभी नहीं था, लेकिन वो अपने हालातों के आगे मजबूर था और कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। बिना मन भी वो वहाँ काम करता रहा। जाओ अभी। आज रात हाईवे पेट्रोलिंग में पार्थ का भी नाम डाल दो। सर रात को? पुलिस वालों का कोई रात कोई दिन नहीं होता, समझे? मेहनत करो, मजबूत बनो। कभी कभी हम लोग एक एक हफ्ता घर नहीं जाते हैं। पार्थ थोड़ा खुश तो हुआ था कि उसे आज कम से कम कुछ काम तो मिलेगा, लेकिन अब उसे नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ रही थी। प्रिया से मिलना तो दूर, आज तो वो घर भी नहीं जा पा रहा था। उसने अपनी माँ को फोन करके बता दिया था। शाम होते ही वो 3 हवलदार और इंस्पेक्टर के साथ हाईवे पेट्रोलिंग के लिए निकल पड़ा था। शहर के मेन रास्ते पर पुलिस ने गाड़ी लगाई। सुनो रे, कोई भी ड्राइवर नशे में मिले, बिना लाइसेंस मिले तो तुरंत चालान काटो। जी सर। पार्थ को इस नौकरी का ये पहला ऐसा टास्क मिला था जो उसके लिए करने लायक था। हाईवे पर जा रही गाड़ियों को रुकवाना और उनसे लाइसेंस पूछना उसके लिए अथॉरिटी और फन का काम हो रहा था। तभी इंस्पेक्टर की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। ओ पार्थ, अरे इधर आना। जी सर। जा भाई, सबके लिए चाय कॉफी का इंतजाम कर दे। वो उस दुकान से लेकर आओ और पैसे मत देना। पार्थ के लिए एक बार फिर से चाय लाना शेमफुल था, लेकिन सीनियर से वो जुबान नहीं लड़ा सकता था, इसीलिए चुपचाप वो चाय लेने चला गया। उधर हवलदार ने एक कार को ओवर स्पीड के मामले में रोक लिया, जिसमें कॉलेज जाने वाले कुछ लड़के और कुछ लड़कियां थी। साहब, ये लड़का कह रहा है इसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए इसे जाने दो। बड़े बिजनेसमैन और आम आदमी के लिए नियम अलग अलग है क्या? शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो, ओवर स्पीड में हो, ना लाइसेंस है। लगाओ सारे चार्ज इन पर और सीज कर दो गाड़ी। गाड़ी आर्यन चला रहा था और उसके साथ प्रिया और उनके कॉलेज के कुछ दोस्त थे जो आर्यन के घर पर पार्टी करने जा रहे थे। सर प्लीज जाने दो ना, पापा को पता लगेगा तो वो मुझे ही डांटेंगे। सभी लड़के प्लीज प्लीज कह रहे थे। तभी एक लड़के की नजर चाय लेकर आ रहे पार्थ पर पड़ी। अरे ये तो पार्थ है ना? अरे हाँ, ये यहाँ ये काम करता है। कुछ लड़के लड़कियां पार्थ पर हंसने लगे थे। प्रिया को फिर से बहुत बुरा लग रहा था। उससे ज्यादा उसे इस बात की फिक्र थी कि पार्थ जब उसे आर्यन के साथ देखेगा तो क्या कहेगा। तभी पार्थ चाय लेकर आया। उसने सबको देखा और उसके मन में बहुत से इमोशन एक साथ आने लगे। हाय पार्थ, प्लीज हेल्प अस। सर ये मेरे दोस्त ही हैं सब, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। तुम्हारे दोस्त? BMW वाले भी तुम्हारे दोस्त हैं? हवलदार। सर प्लीज इन्हें जाने दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। चुप, जाकर अपना काम कर और सबको चाय दे। पहले 2 दिन पहले आया हवलदार मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। पार्थ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके कॉलेज के सभी दोस्त आश्चर्य से उसे देख रहे थे। पार्थ किसी से इतना नहीं सुनता था, लेकिन यहाँ उसकी मजबूरी देखकर सबको उस पर तरस आ रहा था। पार्थ चुपचाप सर झुकाकर वहां से चला गया।
सर गाड़ी जब्त मत कीजिए, तो फाइन भरो फिर 50,000 रुपए। सर ये बहुत ज्यादा है, क्राइम भी तो ज्यादा है। पापा बहुत अमीर है ना। चलो उनका नंबर दो मुझे, मैं बात करता हूँ। नहीं सर, उन्हें बीच में मत लाइए, मेरे पास 10,000 है, आप प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इंस्पेक्टर पांडे ने पैसे देखे और हवलदार को आंखों से इशारा किया। हवलदार चुपचाप आर्यन को साइड में लेकर चला गया। उधर दूसरी तरफ से पार्थ ये सब कुछ देख रहा था। हवलदार ने आर्यन और बाकी सबको छोड़ दिया। पार्थ जाते हुए किसी भी दोस्त से नजर नहीं मिला पा रहा था। प्रिया को उस दिन बहुत बुरा लगा और उसने पार्थ को छोड़ देना ही ठीक समझा। वो सब वहां से निकल चुके थे। तभी हल्के गुस्से में पार्थ इंस्पेक्टर के पास आया। सर, दोस्तों के सामने मेरा मजाक बन गया। हाँ तो अगर तुम मुझे सिखाओगे कि काम कैसे करना है तो तुम्हें सुनना तो पड़ेगा ही ना। सर लेकिन ऐसे पैसे लेकर छोड़ देना भी तो गलत है ना। मुझसे ज्यादा बहस मत करो, समझे? सस्पेंड कर दूंगा ज्यादा जुबान चलाई तो। ऐसी नौकरी से तो अच्छा है मैं सस्पेंड हो जाऊं। क्या कहा तूने? ठीक, भाग यहाँ से अभी के अभी। 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ तुझे। सीनियर से बदतमीजी करता है, चलेगा ना? शक्ल मत दिखाना 1 हफ्ते तक। पार्थ कुछ बोल पाता उससे पहले ही इंस्पेक्टर की आवाज बहुत ऊंची हो गई थी। सभी एक बार फिर पार्थ की बेइज्जती होते हुए देख रहे थे। पार्थ शर्मिंदा खड़ा था। उसने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। पार्थ सुनसान सड़क पर अकेला घर जा रहा था। थक कर वो उस टीले पर जा पहुंचा जहां वो बचपन में अक्सर उदास होने के बाद बैठता था। उसे अपने बहादुर पिता की याद आ रही थी। कैसे वो उनकी गोद में खेलता था, कैसे उन्होंने हमेशा उसे स्ट्रांग बनना सिखाया। पार्थ उस बात को भूल नहीं पा रहा था जो इंस्पेक्टर मिश्रा ने उससे कही थी। पार्थ के पिता अपने आखिरी वक्त में पार्थ से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसकी लापरवाह रवैये की वजह से उसने देरी कर दी। पार्थ के हाथ में उनकी आखिरी निशानी थी, वही पुश्तैनी अंगूठी जो उसके पापा हमेशा पहनते थे। वो कहते थे कि इस अंगूठी ने कई बार उनकी जान बचाई। आज न जाने क्यों पार्थ का मन हुआ कि एक बार वो अपने पिता की ये अंगूठी पहने। उसने अपनी पहली उंगली में ये अंगूठी डाली और तभी उस अंगूठी से एक नीले रंग की बिजली निकली और जाके बादलों में समा गई। पार्थ को एक झटका सा लगा। उसने वो अंगूठी तुरंत निकाली और वापस अपने जेब में रख ली। वो चुपचाप अपने घर पहुंचा। अपनी माँ को इस अजब गजब किस्से के बारे में बताना उसने ठीक नहीं समझा। तभी उसके पास प्रिया का फोन आया। पार्थ, आज जो हुआ बहुत बुरा हुआ। एंड सॉरी, मुझे आर्यन के साथ पार्टी में जाना पड़ा। पार्टी में सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। ना तुम्हारी कॉलेज में कोई इज्जत करता है और ना तुम्हारे काम में। आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा आज। पिछले 3 साल से आज तक इतना नीचा नहीं देखना पड़ा मुझे। अब जब तक मेरा मूड ठीक ना हो मुझसे बात मत करना। प्रिया मेरी बात तो। प्रिया ने फोन कट कर दिया था। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख एक साथ देखा जा सकता था। कोई बात नहीं पार्थ, उसका भी मूड ठीक नहीं होगा ना। अच्छा ये बता, काम पर आज दिन कैसा रहा? तभी पार्थ को याद आया कि उसने माँ को अभी तक उसके सस्पेंड होने के बारे में नहीं बताया है। हाईवे पेट्रोलिंग वाला पूरा सीन याद आते ही पार्थ फिर से निराश हो गया था। उसका मन कहीं पर भी लग नहीं रहा था। ना वो नौकरी में खुश था और ना प्रिया अब उसके साथ थी।
उसे महसूस हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। अच्छा नहीं था माँ आज का दिन। 7 दिन के लिए छुट्टी दी है मुझे। क्यों? ऐसा क्या किया तूने? गलत बात के खिलाफ आवाज उठाई बस। सबको ये लगता है कि मैं बस एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का हूं। मुझे कुछ नहीं आता, बस मजबूरी में नौकरी कर रहा हूं। सीनियर्स मुझसे बस चाय मंगवाते रहते हैं पूरा दिन। परेशान हो गया हूं मैं माँ, सब वहां रिश्वत लेते हैं। मैंने यही कहा तो भेज दिया मुझे घर 7 दिन के लिए। बेटा, ऐसा होता है छोटे थानों में कई बार, और आवाज उठाना अच्छी बात है, लेकिन तुम खुद पहले किसी मुकाम तक पहुंचो तो सही। ऐसे तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला है। ठीक है माँ, अब जाने दो। मुझे फिलहाल सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। पार्थ अपने कमरे में चला गया था। जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसकी जेब में उसे वापस वही अंगूठी मिली। इस वक्त उसके पत्थर में एक नीले रंग की चमक आ गई थी। पार्थ वो अंगूठी टेबल पर रखकर सोने चला गया। अगले कई घंटे वो बस करवटें बदलता रहा, पर उसे नींद नहीं आई। उसके मन में बेचैनी सी हो रही थी। प्रिया ऐसे कैसे कर सकती है? मैं लूजर नहीं हूँ। अगर आर्यन के पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रिया मेरे सच्चे प्यार को ठुकरा दे। प्रिया को खोने का डर उसे सोने नहीं दे रहा था। ऊपर से टेबल पे रखी उस अंगूठी की चमक अब बढ़ती जा रही थी। न जाने क्यों पार्थ ने दोबारा उस अंगूठी को अपनी उंगली में डालने की हिम्मत की। अचानक से उसने महसूस किया कि उसकी आंखें बंद हो रही है। आंखें बंद होते ही उसे एक रोशनी दिख रही थी और उसे अपने पिता की आवाज आ रही थी। पार्थ बेटा, पहचाना मुझे? तुमसे और इस दुनिया से बहुत दूर हूं अब। माफ करना, मिशन में गलती हुई और मुझे तुम दोनों को खोना पड़ गया, लेकिन मर के भी तुमसे दूर नहीं रह पाया। अपनी मां को मत बताना। इस अंगूठी में बहुत शक्तियां हैं। मुझे जीते जी इनका पता नहीं चला, पर मेरे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इसके सहारे तुम जो करना चाहो सेकंड्स में कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रहे, इसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के कामों में ही करना। अगर किसी गलत काम में इसका इस्तेमाल हुआ तो ये अंगूठी ही तुम्हारा श्राप बन जाएगी और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अचानक से पार्थ की आंखें खुली और उसने महसूस किया कि जैसे वो किसी सपने से बाहर आया हो। एक बार तो उसे इन सब पर विश्वास ही नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने अपने आप को हाथों में अंगूठी लेकर खड़ा हुआ पाया, अंगूठी एकदम नॉर्मल दिखाई दे रही थी। उसमें इस वक्त कोई चमक नहीं थी। पार्थ ने सोचा ये सब उसका वहम या फिर एक सपना होगा। उसने अंगूठी वापस रख दी और सोने चला गया। उठ जा पार्थ, इतनी देर तक तो तू कभी भी नहीं सोता है। माँ के उठाने पर सुबह अचानक से पार्थ उठा। उसे अपने शरीर में एक अलग तरह की थकान महसूस हो रही थी। वो उठा और चाय पी रहा था। तभी उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी। उसे रात के सपने के बारे में याद आ गया। काश वो रात वाला सपना सच हो जाता। पापा की याद में ये अंगूठी पहन ही लेता हूँ। इसे फेंकने से अच्छा पहन ही लेता हूँ। पार्थ ने अंगूठी पहन ली। पहनते ही पार्थ का माइंड एकदम से बहुत तेज दौड़ने लगा, जैसे किसी ने ताकत का बूस्टर डोज उसे लगा दिया हो। ये क्या हो रहा है मुझे? क्या सच में ये अंगूठी? ओह माय गॉड, क्या मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ? शिट, कोई सपना तो नहीं है। एक बार मुझे इसका इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा कि सच में पापा की ये अंगूठी चमत्कारी है या नहीं। पर ट्राई कैसे करूं? पार्थ के दिमाग में ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी उसके पड़ोसी के घर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। पार्थ भागकर उस घर में गया तो देखा कि बगल वाली आंटी का पैर फिसल गया था और उनके सर से खून बह रहा था। अरे आंटी, क्या हुआ? इतना खून? फिसल गई।
बाथरूम में खून। आंटी बहुत घबरा गई थी। पार्थ ने उन्हें उठाने की कोशिश की और सर पर खून रोकने के लिए हाथ लगाया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर पार्थ के होश उड़ गए थे। उसने देखा कि धीरे धीरे उस आंटी का घाव अपने आप भरने लगा है। पार्थ के दिमाग में उस चोट की सारी जानकारी आ चुकी थी, जैसे कि घाव कितना गहरा है और कितना सीरियस है। अचानक से वो चोट एकदम से ठीक हो गई। पार्थ ने देखा कि उसकी अंगूठी वाली उंगली उस चोट पर लगी हुई थी। वो तुरंत समझ गया था कि अंगूठी ने अपना चमत्कार दिखाया था। क्या हुआ बहन? पार्थ ये गिर कैसे गई? आंटी फिसल कर गिर गई थी, इन्हें चोट आई थी तो उठा रहा था। हाँ, मैं गिरी थी, जोर से सर में लगी थी, लेकिन अचानक से सारा दर्द गायब हो गया। पता नहीं क्या जादू हुआ है। पार्थ नहीं चाहता था कि उसके चमत्कार की बात का माँ या फिर आंटी को पता चले। उसने तुरंत बात को बदल दिया था। वो आंटी, आवाज तो जोर से ही आई थी, लेकिन चोट इतनी ज्यादा नहीं थी। अच्छा हुआ बच गए आप। मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। हाँ। पार्थ हड़बड़ी में माँ को लेकर वहाँ से निकल गया था। आंटी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर उसने ये सोचकर मान लिया कि चोट लगना और खून बहना दोनों उसका वहम था। उधर पार्थ के दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी। वो समझ गया था कि चमत्कारी अंगूठी ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। अगर किसी को भी पता चला कि मैं ये सब इस अंगूठी की मदद से कर रहा हूं तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे इसे सबसे छुपा कर रखना होगा। पूरे दिन भर पार्थ बस अंगूठी के बारे में सोचता रहा। अब वो प्रिया को वापस पाने के सपने देखने लग गया था। बस वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। उधर मिश्रा जी को पार्थ के सस्पेंशन के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे फोन कर दिया। पार्थ, मैंने थाने में बात कर ली है, तुम कल से काम पर जा सकते हो। और सुनो, आगे से अपने सीनियर के साथ थोड़ा इज्जत से पेश आना। अगर इस तरह की शिकायतें आगे भी आती रहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जी अंकल, ठीक है। पार्थ के दिमाग से अब सारा डर निकल गया था। उसने ठान लिया था कि वो थाने में जाकर उस इंस्पेक्टर को भी सबक सिखाएगा। अगले दिन पार्थ तैयार होकर ड्यूटी पर गया। आइए आइए, बहुत सिफारिश लगाई आपने सस्पेंशन हटवाने के लिए। नहीं सर, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं। अच्छा, तो हेड ऑफिस में अपने आप पता चल गया? हेड ऑफिस? कैसे? पार्थ को समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी लोगों को और मिश्रा जी को इस बारे में कैसे पता चला। तभी पार्थ की नजर अंगूठी पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि इसके पीछे भी चमत्कारी अंगूठी का ही हाथ है। पार्थ ने अंगूठी से एक बार ये विश भी किया था कि उसका सस्पेंशन खत्म हो जाए ताकि माँ की चिंता थोड़ी कम हो जाए। इंस्पेक्टर पांडे पार्थ के ऊपर बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने पार्थ को ड्यूटी देकर परेशान करना शुरू कर दिया। आज से तुम इंटर कॉलेज के सामने ड्यूटी करोगे। वहाँ के ट्रैफिक को कंट्रोल करना होगा तुम्हें। इंस्पेक्टर जानता था कि पार्थ इंटर कॉलेज से ड्रॉप आउट है। जब वो अपने दोस्तों को देखेगा तो वहाँ काम करने में उसे बहुत बेइज्जती महसूस होगी। जी सर, ठीक है। पार्थ को अब सब समझ में आने लगा था कि इंस्पेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है। उसने कॉलेज के बाहर की ड्यूटी एक्सेप्ट कर ली। पार्थ जब कॉलेज के बाहर पहुंचा तब सबके कॉलेज आने का टाइम भी हो रहा था। वो अपने सभी दोस्तों को अंदर जाते हुए देख रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ लड़के कॉलेज में आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे थे, लेकिन ट्रैफिक बहुत होने की वजह से पार्थ को अपने काम में ध्यान देना पड़ रहा था। उसने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और सड़क पर हो रही भीड़ को हटा दिया। जिन लोगों ने पुलिस की मदद से सड़क पर कब्जा कर रखा था, वो उन सबको वहां से हटाने लग गया। देखते देखते उस बिजी जगह का ट्रैफिक एकदम कंट्रोल में आ गया था। उसका ये काम हेड ऑफिस के सीनियर्स देख रहे थे। तभी उसने देखा कि प्रिया कॉलेज की तरफ जा रही थी। प्रिया,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है पार्थ। अब हमारे रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए हैं। मैं निकलती हूँ, मुझे काम है। प्रिया, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आर्यन तुम्हारे लायक नहीं है। मैं लायक नहीं हूं? अब इस बात का फैसला एक हवलदार करेगा। इज्जत तो तुम्हारी कुछ है नहीं, फिर किस एंगल से तुम प्रिया के लायक हो? अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो अपने काम से काम रखो। चलो प्रिया डार्लिंग। पार्थ को गुस्सा आने लगा था। तभी अचानक आर्यन का पांव फिसला और वो सड़क किनारे बने खुले नाले में गिर गया। प्रिया चीख पड़ी और लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी पार्थ ने स्माइल की और अपना हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया। आर्यन के बाहर निकलते ही वहां खड़े सब लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। आर्यन को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तुम ठीक हो ना आर्यन? ऐसे कैसे पाँव फिसल गया? आर्यन कुछ नहीं बोल पाया। कॉलेज की जगह वो सीधा अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। उसने देखा कि उसकी गाड़ी वहां नहीं थी। उसने गुस्से में पार्थ की तरफ देखा। सॉरी सर, आपकी गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी थी, इसलिए मैंने उठवा दी। अभी थाने में आइए और चालान भरकर गाड़ी लेकर जाइए। आर्यन गुस्से में आग बबूला हो रहा था। प्रिया भी शर्म से सर झुकाकर कॉलेज में चली गई थी। तुझे तो देख लूंगा पार्थ। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। अब मैं तुझे बताऊंगा कि तेरी औकात क्या है। आर्यन ने टैक्सी पकड़ी और वहां से निकल गया। उधर पार्थ को हेड ऑफिस से फोन आ गया था। हेलो पार्थ, ये क्या कर दिया तुमने? एसपी सर, एक हवलदार की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने शहर के इतने अमीर आदमी के बेटे की गाड़ी उठा ली। वो नया आया है सर, मैं बात करता हूँ। ऑफिसर ने सीधा पार्थ के थाने में फोन किया और उसे हेड ऑफिस बुलाया। देखो पार्थ, मैं जानता हूँ जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन शहर में कुछ लोग हैं जिनके पॉलिटिकल रिलेशन बहुत पावरफुल है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। सर, मैंने बस अपनी ड्यूटी की है और मेरे लिए सब बराबर है। और सर, जिसने आपको फोन करके कहा है उसे डायरेक्टली मैं डील कर लूंगा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे फोन आया था? मैं जानता हूँ सर, और ये भी जानता हूँ कि उस आदमी के बहुत गैर कानूनी धंधे चलते हैं। इलीगल बार चलते हैं, ड्रग सप्लाई होती है, उसके लोग शहर में अय्याशी करते हैं। लेकिन जैसे ही पकड़े जाते हैं उस आदमी के एक फोन करने पर छोड़ दिए जाते हैं। तुम्हें ये सब पता कैसे? यहाँ आए तो मुश्किल से 5-6 दिन हुए हैं तुम्हें। उसका बेटा आर्यन मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था सर। दरअसल पार्थ नहीं चाहता था कि वो किसी को भी अपनी चमत्कारी अंगूठी के बारे में बताए। जिससे आज तक हम नहीं लड़ पाए, उससे तुम क्या लड़ोगे? तुम्हारी ये आदत खतरनाक हो सकती है। मैं तुम्हें तुरंत हेड ऑफिस में ट्रांसफर करवाऊंगा। आज से तुम मुझे पूछे बिना कुछ नहीं करोगे। पार्थ को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। एक दिन बाद ही उसे हेड ऑफिस बुला लिया गया था, जहां उसे एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन टीम में भेजा गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आरोपी कौन है। आरोपी ने बड़ी ही चतुराई से मर्डर किया है। कोई सबूत नहीं है। किसी को भी इस मामले में कोई भी लीड मिले तुरंत मुझे बताना। यस सर। सर, मुझे लगता है कि घर के नौकर ने ही ये काम किया है। बिना किसी सबूत तुम ये कैसे कह सकते हो? जब वहां हम पहुंचे तो उसकी आंखों से ये साफ समझ में आ रहा था सर कि काम उसी का है। पूछताछ के दौरान भी वो घबरा रहा था। वो बहुत शातिर है सर, हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। एक बार उसे पकड़कर सख्ती से सवाल पूछेंगे तो वो सब बता देगा। पार्थ का कॉन्फिडेंस देखकर सब हैरान हो गए थे। ऑफिसर को भी उसकी बात में सच्चाई नजर आने लगी थी। उसने तुरंत नौकर को थाने में पकड़कर लाने को कहा। जैसे ही उससे पूछताछ की गई, नौकर के होश उड़ गए और उसने सब सच सच बता दिया। वो हैरान था कि इतनी सफाई से खून करने के बाद भी पुलिस उस तक कैसे पहुंची। पार्थ, मुझे सच सच बताओ, तुमने उसे देखकर कैसे अंदाजा लगाया? सर, मैंने बहुत सारी क्राइम फिल्में देखी हैं, उसी से अलग अलग किरदारों को पहचानना सीखा है। वाह, ये टैलेंट तो कमाल का है। आज से तुम डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करोगे। थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक प्रॉब्लम है पार्थ। क्या हुआ सर? सिंघानिया साहब का फोन आया था। उन्होंने तुम्हें लेकर धमकी दी है। हमें उनकी गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर, छोड़ दीजिए। और अब आप मुझे ऑर्डर दीजिए कि मैं उनके इलीगल धंधों का पर्दाफाश करूं। वादा करता हूं
आपको कभी निराश नहीं करूंगा। थोड़ा सब्र रखो पार्थ। उससे पहले मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। शहर में एक लड़की किडनैप हो गई है और ये थोड़ा हाई प्रोफाइल केस है। पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर है। सर, मैं आपके साथ इस केस में जुड़ सकता हूं? प्लीज सर। ठीक है, आज से तुम मेरी टीम में हो। मुझे इस केस की एक एक डिटेल चाहिए। काम शुरू कर दो। पार्थ ने अपने दिमाग से उस केस को सॉल्व करना शुरू कर दिया। उसका दिमाग एक जासूस की तरह दौड़ने लगा था। तभी उसने जो खबर सुनी, उसे सुनते ही उसके होश उड़ गए थे। अभी अभी खबर मिली है कि इंटर कॉलेज की 2 लड़कियां, प्रिया शर्मा और कनक, दोनों कल शाम से गायब है। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है ये भी जरूर हमारे इसी केस से कनेक्टेड है। पार्थ शॉक्ड हो गया था। उसे अभी अभी अंगूठी की ताकत मिली थी और अब प्रिया को किसी ने किडनैप कर लिया था। पार्थ अब और तेजी से काम में जुट गया था। उसे किसी भी हालत में प्रिया को ढूंढना था। अब तक शहर की 3 यंग लड़कियां गायब हो गई हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाए। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हाई प्रोफाइल केस बन गया है। अखबार पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी की खबर छाप रहे हैं। कुछ तो करना होगा पार्थ, नहीं तो जनता का विश्वास ही उठ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए सर। आप मेरे साथ हथियारबंद 5 काबिल अफसर भेज दीजिए। मैं जानता हूँ हमें कहाँ जाना है। व्हाट? कहना क्या चाहते हो? कहाँ जाना है मतलब? सर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर हमने थोड़ी भी देर कर दी तो लड़कियों की जान को खतरा है। हमें तुरंत निकलना होगा। पार्थ का दिमाग जल्दी जल्दी दौड़ रहा था। उसे रह रहकर रास्ता, बंधी हुई लड़कियां, अपराध की लोकेशन सब दिखाई दे रहा था। एसीपी दलवी और पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि पार्थ ये सब कैसे कह पा रहा था और उसने कैसे पता लगाया कि किडनैपर की लोकेशन क्या है। उसके हिंट करते ही सब जल्दी जल्दी में जाकर गाड़ियों में बैठे और निकल गए। आगे की गाड़ी में पार्थ बैठा था, जो ड्राइवर को रास्ता बता रहा था। कुछ ही देर में वो लोग एक सुनसान रास्ते से होते हुए एक खंडहर के बाहर पहुंच गए थे। सर, गाड़ी यहीं पर खड़ी कर हमें यहीं पर हथियार लेकर चुपके से जाना होगा। पार्थ दबे पांव अंदर गया और उसने देखा कि 3 लड़कियां बेहोशी की हालत में कुर्सी से बंधी हुई थी। सभी पुलिस वाले चौकन्ने हो गए थे। उन्होंने देखा कि 2 आदमी कुर्सियों के पास गश्त लगा रहे थे, जिनके हाथ में हथियार थे। सर, जरा आराम से। उन लोगों के हाथों में हथियार हैं। मैं सबसे पहले जाता हूँ। इस वक्त तुम्हारा अकेले का अंदर जाना रिस्क होगा पार्थ। हम स्पीकर से अनाउंस कर देते हैं और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहते हैं। नहीं सर, मैं जानता हूँ ये लोग सरेंडर नहीं करेंगे। इस किडनैपिंग के पीछे बहुत बड़े गिरोह का हाथ है। हमें इन्हें जिंदा पकड़ना है और मैं जानता हूँ ये कैसे पॉसिबल है। बस आप मुझे अकेले जाने का ऑर्डर दीजिए सर, प्लीज। पार्थ, ये बहुत रिस्की है। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पार्थ ने अंदर कुर्सी से बंधी हुई प्रिया को देखा और अपनी चमत्कारी अंगूठी पर भरोसा किया। सर, आप मुझ पर भरोसा रखिए। एसीपी दलवी ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उसे पार्थ की आवाज में एक कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, इसीलिए वो उसे मना नहीं कर पाया। पार्थ ने गन ली और सीधा किडनैपर्स के सामने पहुंच गया। सभी पुलिस वाले घबरा गए थे। पार्थ ने दोनों हथियार बंद किडनैपर्स के ऊपर गन तान दी थी। दोनों किडनैपर्स ने पार्थ के ऊपर फायर करने की कोशिश की, लेकिन अचानक से उनकी बंदूकों ने काम करना बंद कर दिया था। वो दोनों बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पार्थ ने अपने अंगूठी वाले हाथ को आगे किया और दोनों किडनैपर्स से कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हथियार फेंक कर खुद को पुलिस के हवाले कर दो। जैसे ही पार्थ ने देखा कि उनकी बंदूकें काम नहीं कर रही है, किडनैपर्स उससे लड़ाई करने के लिए आगे आ रहे थे। पार्थ जानता था कि चमत्कारी अंगूठी की वजह से वो उन दोनों को आराम से हरा सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसका ये सीक्रेट किसी को पता चले। इसीलिए उसने इससे आगे का क्रेडिट पूरी पुलिस फोर्स को देना ही ठीक समझा। इतने सारे पुलिस वालों को देखकर किडनैपर्स घबरा गए थे। उन्होंने तुरंत हाथ ऊपर किए और खुद को सरेंडर कर दिया।
पार्थ ने सबसे पहले भागकर प्रिया को संभाला, उसे पानी पिलाया। प्रिया की हालत ठीक नहीं थी। पुलिस वालों ने बाकी 2 लड़कियों को भी संभाला और किडनैपर्स को गिरफ्तार कर हथकड़ी पहना दी। सर, इन्हें नशा करवाकर बेहोश किया गया है। हमें इन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। भाग दौड़कर पूरी पुलिस फोर्स वहां से आरोपियों और तीनों लड़कियों को लेकर निकल गई थी। एसीपी दलवी के मन में पार्थ को लेकर बहुत सारे सवाल थे। बहुत देर तक उससे चुप नहीं रहा गया। आखिरकार उसने पार्थ को पूछ ही लिया। पार्थ, तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला? और तुम्हारे सामने किडनैपर्स की गन क्यों नहीं चली? ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें सारा किडनैपिंग का प्लान पहले से पता था। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे ये रिसर्च से ही पता चला है। और सर, फिलहाल इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे पास 2 किडनैपर्स कस्टडी में हैं। उनके थ्रू हम इस गिरोह तक पहुंच सकते हैं। एसीपी और बाकी सब पुलिसमैन पार्थ की हिम्मत देखकर चौंक गए थे, लेकिन एसीपी को अभी भी पार्थ पर थोड़ा शक था। फिर भी पार्थ उसकी परवाह किए बिना प्रिया की तरफ ही फोकस था। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे, पार्थ सबसे पहले लड़कियों को निकलवाकर उन्हें हॉस्पिटल के अंदर लेकर गया। वो चाहता तो वो उन्हें उसी वक्त ठीक कर सकता था, लेकिन वो किसी का भी शक बढ़ाना नहीं चाहता था। अस्पताल के अंदर जाते ही उसने अपनी जादुई अंगूठी वाला हाथ प्रिया और दूसरी लड़कियों के ऊपर रखा, जिससे उसे सब कुछ साफ हो गया कि उन्हें क्या हुआ है और वो किस हद तक बेहोश हैं। पार्थ के हाथ लगाते ही तीनों लड़कियां एकदम ठीक हो गई थी। फिर भी पार्थ ने उन्हें बेहोश ही रखा। जैसे ही डॉक्टर्स ने उन्हें एग्जामिन किया, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। सर, मैं हैरान हूँ। जब इन्हें लाया जा रहा था तब इनकी हालत बहुत नाजुक लग रही थी। मैं तो एग्जामिन करके आईसीयू में शिफ्ट करने ही वाला था, लेकिन देखिए अभी ये एकदम नॉर्मल है और इन्हें होश भी आ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गहरी नींद से उठी हो। कमाल है, वहां इनके मुंह से झाग भी निकल रहा था। ठीक है डॉक्टर, इन्हें अभी यहीं आराम करने दो। हम कुछ देर में इनका बयान लेंगे, फिर इन्हें घर भेज देंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। पुलिस हॉस्पिटल से निकलने ही वाली थी, तभी पार्थ एसीपी के पास आ गया। सर, उन तीनों लड़कियों में से मेरी कॉलेज की दोस्त प्रिया भी है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं उससे 2 मिनट के लिए मिलकर आ सकता हूँ? हाँ, लेकिन जल्दी आओ, हमें अभी बहुत काम है। एसीपी वहाँ से निकल गए थे। पार्थ के लिए वहाँ एक गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पार्थ अंदर गया और सीधा उस कमरे में पहुँच गया जहाँ प्रिया एडमिट थी। तुम कैसी हो अभी? मुझे क्या हुआ है और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अब क्या चल रहा है ये सब पार्थ? घबराओ नहीं प्रिया, शायद तुम्हें कुछ याद नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। मैडम, इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। अगर ये वक्त पर आपको छुड़ाने नहीं पहुंचते तो न जाने किडनैपर्स आपके साथ क्या करते। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपके साथ 2 और लड़कियों की जान बचाई है। प्रिया की आंखें पहले गुस्से में बड़ी बड़ी थी, लेकिन ये सुनते ही धीरे धीरे छोटी हो गई। वो पार्थ की तरफ देखने लग गई। पार्थ चाहता तो प्रिया को अपनी चमत्कारी अंगूठी से छूकर उसके दिल में खुद के लिए प्यार पैदा कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि जब प्रिया को उसके लिए दिल से प्यार महसूस होगा तभी वो उसे एक्सेप्ट करेगा। प्रिया, वैसे तो मैं तुम्हें मेरे रहते कुछ नहीं होने दूंगा, पर तुम भी अपना ख्याल रखा करो और उस आर्यन से थोड़ा दूर रहो। वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। अभी मुझे मेरी ड्यूटी पे जाना है। पार्थ नजर झुकाकर वहां से निकल गया था। प्रिया जाते हुए पार्थ को देख रही थी। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि पार्थ दिल का साफ है और अभी भी उसे चाहता है। उधर पार्थ सीधा हेड ऑफिस पहुंचा। पार्थ, हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ये दोनों कुछ नहीं बता रहे हैं। बस इतना कह रहे हैं कि ये जाल बहुत बड़ा है। क्या तुम इनसे कुछ निकलवा सकते हो? पार्थ की आंखों में हल्का गुस्सा था। उसके कदम लॉकअप की तरफ बढ़ रहे थे। हमारी पूरी कोशिशों के बाद भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला पार्थ, और तुमने सिर्फ 10 मिनट की पूछताछ में सब पता लगा लिया। सर, मैंने उन्हें कहा कि अगर उन्होंने सच बताया तो मैं उन्हें छुड़वा सकता हूँ।
बस इसी लालच के चलते उन्होंने सब उगल दिया। सर ये केस बहुत हाई प्रोफाइल बन गया है, दूसरे स्टेट से भी ऐसी ही खबरें आ रही है। इन लोगों का एक गिरोह है जिसे कोई कोलकाता से ऑपरेट कर रहा है। ये लोग पहले लड़कियों को अगवा करते हैं, फिर उन्हें कोलकाता भेज देते हैं, वहां से उन्हें बांग्लादेश ले जाकर बेच दिया जाता है। अब ये केस नेशनल सिक्योरिटी इशू भी बन गया है और सबकी नजर हमारे डिपार्टमेंट पर ही है। पार्थ, मैं जानता हूँ तुम्हारी पोस्ट इस मिशन के लिए बहुत छोटी है, लेकिन अगर ये मिशन कामयाब हुआ तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें इंस्पेक्टर बनने में देरी नहीं लगने दूंगा। पहले तुम उन 3 लड़कियों का बयान लो और इस गिरोह को पकड़ने के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। पार्थ को कुछ ही दिनों में इतना इम्पोर्टेंट मिशन मिल गया था। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सब उसके शार्प माइंड की तारीफ कर रहे थे। बड़े ऑफिसर्स पार्थ की बहादुरी के एग्जाम्पल दे रहे थे और पार्थ जानता था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उसके पापा की चमत्कारी अंगूठी की वजह से हो पाया है। फिलहाल उसके 2 ही टारगेट थे। पहला, इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले केस को पूरी तरह से सॉल्व करना और दूसरा, प्रिया को आर्यन से दूर करना। कुछ ही देर में वो प्रिया से पूछताछ करने के लिए उसके सामने बैठा था। प्रिया, जो कुछ तुम्हें याद है, जितना याद है, मुझे बताओ। तुम तो बच गई हो, लेकिन अगर हम असली गुनहगारों तक नहीं पहुंचे तो शहर के न जाने कितनी मासूम लड़कियां किडनैप हो जाएंगी। पार्थ, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। एंड सॉरी, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। प्रिया, मैं बस मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। तुम कल जो हुआ उसके बारे में बताओ। मैं कॉलेज से निकलकर घर जा रही थी, तभी एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उन्होंने मुझसे एक एड्रेस पूछा। मैं एड्रेस बताती उससे पहले ही अचानक से किसी ने मेरे बाल पकड़े और मुंह पर एक रुमाल लगा दिया था। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। जब तुम मुझे अपनी गोद में सोते हुए हॉस्पिटल लेकर आ रहे थे, तब मुझे अचानक से सब कुछ रिकॉल हुआ। प्रिया ने पार्थ की आंखों में देखा। पार्थ भी पुरानी यादों में खो गया था। अचानक उसे याद आया कि वो इस वक्त ड्यूटी पर है। प्रिया, फिलहाल हम प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम आर्यन के साथ रहोगी, तो अब मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। बाकी अगर किडनैपिंग केस के बारे में तुम्हें और कुछ और कहना है तो वो बताओ। पार्थ अब पहले की तरह अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहा था। उसने तय कर लिया कि वो प्रिया से इसी तरह बिहेव करेगा। उसे खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ प्रिया को अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। इस बात ने उसे और हर्ट किया था कि पार्थ अब उसके बारे में सोचता भी नहीं है। बस और कुछ नहीं जानती मैं। और सुनो, मुझे आर्यन पसंद नहीं है। प्रिया वहाँ से जाने लगी थी। 1 मिनट, यहाँ साइन करके जाइए। प्रिया ने रुककर पीछे देखा। एक पेपर पर साइन करके उसने पार्थ की आंखों में देखा। वो पार्थ की आंखों में प्यार साफ देख पा रही थी। तुम्हारी ड्यूटी के बाद मुझे तुमसे मिलना है। जब भी वक्त मिले मुझे फोन करना। बाय। प्रिया निकल गई थी। पार्थ समझ गया था कि उसका प्लान काम कर गया है। वो मन ही मन खुश होने लगा। पार्थ प्रिया के ख्यालों में खोया हुआ ही था कि अचानक ऑफिसर की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। अगर बयान पूरे हो गए हैं तो आगे की कार्रवाई शुरू करें पार्थ। हाँ सर। पार्थ इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट्स देखकर और अपना दिमाग लगाकर एक नतीजे पर पहुंच गया था, जिसको सुनकर सभी के होश उड़ गए थे। पार्थ, तुम्हारी सूझबूझ की वजह से हम तीनों लड़कियों को बचा लिए। फिलहाल तुम घर जाओ, तुम बहुत थक गए हो। कल से काम शुरू करते हैं। पार्थ के लिए पूरा केस बहुत नॉर्मल ही था। वो इसे आराम से सुलझा सकता था, इसीलिए उसने घर जाना बेहतर समझा और फिर उसको प्रिया से भी मिलने जाना था। सर, हमारी तरफ से अभी सिचुएशंस कंट्रोल में है। अगर हेडक्वार्टर से परमिशन मिले और आप ऑर्डर देंगे तो मैं कल ही कोलकाता के लिए निकल जाऊंगा। अभी घर जाके आराम करो, कल मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद साहब। पार्थ वहाँ से निकला और उसने तुरंत प्रिया को फोन कर दिया। तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? मैं फ्री हो गया हूँ। घर आ जाओ। पार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो तुरंत वहाँ से निकला और प्रिया के घर पर पहुँचा। उसने देखा कि प्रिया के घर के बाहर आर्यन
2-3 लड़कों के साथ अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था। पार्थ को देखकर आर्यन गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसने अपने लड़कों को देखा और वो गाड़ी से उतरकर सीधा पार्थ की तरफ आने लगे। चाहिए क्या तुम्हें? बदला? बहुत स्मार्ट समझता है ना तो खुद को। तुझे तेरी असली औकात दिखानी है। अब पता चलेगा किसमें कितना दम है। देखो आर्यन, मुझे तुमसे बेवजह लड़ाई नहीं करनी है। अच्छा होगा कि तुम अपने लड़कों को लेकर यहाँ से निकल जाओ और प्रिया से दूर रहो। अबे तू है कौन? हाँ, है क्या तेरे पास? कौन जानता है तुझे इस कॉलेज में? तेरी औकात एक कौड़ी की नहीं है और तू मुझसे पंगा ले रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगा। ए, मारो इसे। आर्यन का इशारा मिलते ही एक लड़का भागकर आया और उसने पार्थ पर हॉकी स्टिक से वार किया। पार्थ ने तुरंत रिएक्ट करते हुए उस स्टिक को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उस लड़के के पेट पर जोरदार मुक्का मार दिया। आर्यन ये देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि पार्थ ने कॉलेज में कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी। तभी दूसरा लड़का आया, उसने भी पार्थ को मारना चाहा, लेकिन पार्थ ने उसे भी पीट दिया। आर्यन दोनों दोस्तों की हालत देखकर घबरा गया था, लेकिन अपनी इतनी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने हॉकी स्टिक उठा ली। एक मौका और दे रहा हूं तुझे। चुपचाप दूर हो जा प्रिया से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पार्थ कुछ नहीं बोला और उसे समझाने के लिए आगे आया, लेकिन आर्यन ने वार करना शुरू किया तो पार्थ भी उसे सबक सिखाने के लिए लड़ने लगा। दोनों के बीच काफी देर लड़ाई चली। आवाजें सुनकर वहाँ भीड़ जमा होने लगी और चूंकि वो प्रिया के घर के पास में ही थे, प्रिया भी देखने के लिए अपने बालकनी में आ गई। जब उसने देखा कि उसके घर के सामने ही आर्यन और पार्थ लड़ाई कर रहे हैं, तो वो जोर से चिल्लाने लगी। पार्थ, आर्यन प्लीज स्टॉप इट। तभी पार्थ का ध्यान प्रिया की आवाज की तरफ गया और मौके का फायदा उठाकर आर्यन ने हॉकी स्टिक से पार्थ के सर पर वार कर दिया। पार्थ के सर से खून बहने लगा था और वो जमीन पर गिर गया था। प्रिया ये देखकर शॉक्ड हो गई थी। पुलिस में जॉब मिल गई तो तू खुद को हीरो समझने लग गया है। प्रिया सिर्फ मेरी है। अच्छा होगा तू उससे दूर रह। बाकी मेरी बेइज्जती का बदला तो मेरा बाप अपने आप तो से ले लेगा। पार्थ के सर से खून बह रहा था, लेकिन उसने अपना हाथ जैसे ही सर पर लगाया, उसका खून बहना बंद हो गया और उसकी चोट भी एकदम ठीक हो गई थी। ये देखकर आर्यन, प्रिया और बाकी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। आर्यन को लगा कि जैसे वो ये सब सपना देख रहा है। पार्थ अचानक आर्यन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन पार्थ को देखकर घबरा गया था। मैं चाहूं तो अभी तुझे सबक सिखा सकता हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है। चुपचाप प्रिया की जिंदगी से निकल जा और आज के बाद इसके घर के आसपास भी दिखाई मत देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात तेरे बाप की, तो उसे भी मैं देख लूंगा। आर्यन ने पहले भी पार्थ का गुस्सा देखा था, लेकिन इस बार उसे देखकर लगा कि जैसे पार्थ के अंदर सच में कोई आत्मा घुस गई हो। आर्यन सहम गया था। उस वक्त सिचुएशन उसके साथ नहीं थी, इसीलिए उसने वहां से निकलना ही ठीक समझा। आर्यन एक बार फिर शर्मिंदा होकर गुस्से में पार्थ को घूरते हुए वहां से निकल गया था। तभी प्रिया भागकर पार्थ के पास आई और उसकी चोट को देखने लगी। पार्थ, तुम्हारी चोट? कुछ नहीं हुआ, चलो घर चले। पार्थ और प्रिया दोनों प्रिया के घर में पहुंच चुके थे। प्रिया को अभी भी जो देखा उस पर यकीन नहीं हो रहा था। अगली बार से आर्यन तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उफ, पूछो मत। वो रोज मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता रहता था। एक बार मैं उसके साथ पार्टी में गई थी, बस उसके बाद उसने मुझे प्रपोज ही कर दिया। और तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा मुझे वक्त चाहिए बात करने का, कॉलेज में साथ रहने का और साथ में पार्टी एंजॉय करने का। ये मतलब नहीं है कि मुझे वो पसंद आ गया है। सच कहूं तो मैं बहुत परेशान थी पार्थ।
एक तो पहले तुमने बीच सेशन में कॉलेज ड्रॉप कर दिया, उसके बाद उस दिन हाईवे पर जो कुछ भी हुआ उससे सबकी नजर में तुम्हारी इमेज बहुत बुरी बन गई थी। पार्टी में बार बार आर्यन ने तुम्हारा एग्जाम्पल देते हुए तुम्हें बहुत चिढ़ाया। सब लोगों के सामने मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। बस तभी मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आया था। मैं जानता हूँ आर्यन ने लोगों के सामने मेरी इमेज कैसी बनाई थी, वो कैसा है मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन अब मैंने उसे उसकी जगह दिखा दी है। आज के बाद वो ना तो मुझे परेशान करेगा और ना तुम्हें। तुमने उससे मेरी वजह से कुछ कहा? पार्थ प्लीज, तुम उससे पंगा मत लो। उसके पापा बहुत पावरफुल आदमी हैं। मैं जब उनके घर पर पार्टी में गई थी तब मैंने देखा था, उनके घर में हथियार भी थे। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है प्रिया, और अगर कुछ भी होगा तो मैं संभाल लूंगा। फिलहाल तुम मुझे ये सच सच बताओ कि तुम्हारे दिल में अब क्या चल रहा है। पार्थ प्रिया के नजदीक चला गया था। प्रिया पार्थ की आंखों में देख रही थी। पार्थ, मैं जैसा पहले तुम्हारे बारे में सोचती थी वैसे ही अब भी सोचती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पार्थ। प्रिया ने पार्थ के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए थे। दोनों एक दूसरे के थोड़ा और करीब आ गए थे। पार्थ को अपने पुराने दिन याद आ गए थे। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ प्रिया। कल जब मुझे पता चला कि तुम भी किडनैप हुई थी तो मुझे लगा पता नहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मजबूरी में मुझे ये नौकरी करनी पड़ी और कॉलेज छोड़ना पड़ा। उस वक्त तुमने मेरी बात क्यों नहीं समझी? आई एम सॉरी पार्थ, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें पहचाना नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद जो भी सिचुएशन हो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आज के बाद वैसी सिचुएशंस नहीं आएंगी। प्रिया को पार्थ का ये ओवर कॉन्फिडेंस कुछ समझ में नहीं आया। तभी पार्थ का फोन बजने लगा। पार्थ, कहाँ हो इस वक्त? मैं घर पर ही हूँ सर। क्या हुआ बताइए। यार तुम क्यों बार बार सिंघानिया के बेटे से पंगे ले रहे हो? तुमने आज भी बिना बात उससे मारपीट की है। वो दोनों मेरे ऑफिस में बैठे हैं और तुम्हें यहाँ बुलाने की जिद कर रहे हैं। आपका क्या ऑर्डर है सर? तुम आओ अभी, लेकिन उनके सामने कुछ सीन नहीं चाहिए। मुझे ये बात ध्यान रखना, चुपचाप जो कहे वो सुन लेना, नहीं तो फिर हंगामा हो जाएगा। ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। पार्थ ने प्रिया के हाथ को कसकर पकड़ा और प्रिया को बाहों में भर लिया। प्रिया जैसे इसी पल के इंतजार में थी। उसने भी पार्थ को कसकर पकड़ लिया था। अभी मुझे जाना पड़ेगा। वो तुम्हारा दोस्त आर्यन अपने बाप को लेकर स्टेशन पहुंच गया है, उसे संभालने जाना है। प्लीज बी केयरफुल पार्थ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पार्थ ने प्रिया के माथे को चूमा और वहाँ से निकल गया। प्रिया जाते हुए पार्थ को इस तरह देख रही थी कि मानो उसका पुराना प्यार उसे वापस मिल गया हो। कुछ ही देर में पार्थ स्टेशन पहुँच गया था। पार्थ, तुमने आज शाम आर्यन पर हाथ उठाया और उसे धमकी दी। सर, उसने मुझे मारने की कोशिश की। उसने अपने गुंडे लेकर मुझ पर हमला किया। बचाव में मैंने उस पर हाथ उठाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे। चलो अंदर और उसके बाप को सॉरी बोलो और बात खत्म करो। पार्थ को आश्चर्य हो रहा था कि इतना बड़ा ऑफिसर होकर भी वो ऐसी बात बोल रहा था। पार्थ रूम के अंदर गया तो उसने देखा कि सफेद कपड़ों में एक आदमी बैठा था और उसके पास आर्यन बैठा था, जिसके मुंह पर चोट का निशान था। उनके पीछे 2 गनमैन खड़े थे। सिंघानिया साहब, ये है पार्थ, अभी अभी पुलिस में लगा है। बहुत ही काबिल लड़का है, गलती समझकर माफ कर दीजिए। पार्थ, चलो माफी मांगो। पार्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। घूर क्या रहा है? सुना नहीं तेरे ऑफिसर ने क्या कहा है? माफी मांग अभी। पार्थ ने एसीपी की आंखों में देखा। एसीपी की आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। पार्थ ने सोचा कि ऑफिसर और नौकरी का ख्याल करते हुए उसे सॉरी बोल देना चाहिए, लेकिन उसे याद था कि वो अभी पावरफुल है। और नहीं बोला तो क्या कर लेगा? पार्थ, तुम जानते भी हो तुम किसके सामने खड़े हो। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है सिंघानिया सर। आने वाले इलेक्शन में एमएलए के लिए मेन कैंडिडेट है सर। मैं जानता हूं सर, माफ कीजिए, लेकिन मेरे लिए मेरे काम की ज्यादा वैल्यू है। अगर सड़क पर कोई मेरे ऊपर जानलेवा हमला करेगा तो उसका जवाब देना मेरा काम है।
अपराधियों को हम लोगों से डरने की जरूरत है, ना कि हमें उनसे। सिंघानिया ने गुस्से से खड़े होकर टेबल पर हाथ मारा। उसके गुस्से के साथ ही एसीपी भी डर से खड़ा हो गया था। सिंघानिया और आर्यन पार्थ की तरफ गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे। एसीपी ने एक नजर पार्थ को देखा, फिर सिंघानिया से बोला, सर मैं इससे बात करता हूं, आप चिंता मत कीजिए। नया नया भर्ती हुआ है तो खून थोड़ा गर्म है। पार्थ लंबे टाइम तक सस्पेंड हो जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। चुपचाप सॉरी बोलो और मामला खत्म करो। नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता, चाहे आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए। बस बहुत हुआ। इससे ज्यादा इसने अगर एक शब्द भी बोला ना तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ऑफिसर, अब ये मामला मेरा है और इस लौंडे के बीच का है। मैं अपने लेवल पर अब इसे देखूंगा। चलो आर्यन। सिंघानिया और आर्यन अपने लोगों के साथ वहां से निकल गए थे। इधर एसीपी अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। कम से कम अपने सीनियर का ऑर्डर तो मान लेता पार्थ। बीच केस में मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन अब मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम इस सिंघानिया को जानते नहीं हो। इसने आज तक बहुत कांड किए हैं, लेकिन पुलिस के पास इसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है और मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ भी वो कुछ उल्टा सीधा करवाए। तुम्हारा एक सॉरी बोलने से क्या बिगड़ रहा था? इस वक्त मैं वर्दी में हूं सर। मैं सॉरी बोल देता, इसका मतलब ये होता कि बिना गलती किए एक पुलिस वाला सॉरी बोल रहा है, और ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि डिपार्टमेंट के लिए भी शर्म की बात होती। और कोई चाहे कितना भी पावरफुल हो, मैं अपने आदर्श, अपने पिताजी के नाम को उसके सामने झुकने नहीं दे सकता सर। पार्थ, मैं जानता हूं तुम बहुत ईमानदार और नियमों वाले लड़के हो, लेकिन हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलना पड़ता है। आखिर अपनी जान का भी तो थोड़ा ख्याल रखो। मुझे कुछ नहीं होगा सर, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। बस आपको मेरे रहते हुए ऐसे लोगों के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ड्यूटी करते हुए 15 साल हो गए हैं पार्थ। मैं जानता हूं ऐसे लोगों से किस तरह निपटा जाता है। तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने लोगों की जिंदगी बर्बाद होते देखी है पार्थ। इन लोगों से हम नहीं लड़ पाएंगे। पार्थ के चेहरे पे एक तेज था इस वक्त। वहीं एसीपी ये देखकर हैरान हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि पार्थ में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं निकलता हूँ। मेरी माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। जय हिंद सर। पार्थ वहां से घर के लिए निकल गया था। एसीपी पार्थ की बातें सुनकर और उसकी हिम्मत देखकर बहुत प्रभावित हुआ था। उधर पार्थ अपने घर पहुंच गया था। उसकी माँ को उसने किडनैपर्स केस के बारे में सब कुछ बताया। अपने बेटे को प्रोग्रेस करते हुए देख उसकी माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन जब पार्थ उठा तो आसपास के लोगों के शोर ने उसका ध्यान खींचा। वो बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। जैसे ही लोगों ने पार्थ को देखा, सब उसकी तारीफ करने लगे। अरे वाह पार्थ भैया, आपने तो हमारे मोहल्ले का नाम ही रोशन कर दिया। ये देखिए अखबार में आपकी फोटो छपी है। पार्थ ने देखा कि शहर के सभी बड़े अखबारों में उसकी ही चर्चा थी। तुरंत उसे ऑफिस से फोन आ गया। पार्थ, जल्दी से ऑफिस आ जाओ। हेडक्वार्टर से फोन आया है, तुम्हें कोलकाता जाना होगा। हमें इस केस की जड़ तक पहुंचना है। जल्दी हेड ऑफिस रिपोर्ट करो। पार्थ मैसेज सुनकर जल्दी से तैयार हुआ। तभी उसके पास प्रिया का फोन आया। हाय पार्थ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। न्यूज़ देखी? हाँ, मैंने देखा प्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो ना, मुझे शायद आज ही कोलकाता के लिए निकलना पड़ेगा। जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता था। आज कुछ ही देर में निकलती हूँ, तुम्हारे स्टेशन ही आ जाऊंगी। पार्थ तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में पहुंचते ही सब पुलिस वाले उसके लिए तालियां बजाने लगे थे। पार्थ खुश हुआ और उसने अपनी अंगूठी को देखा। अंगूठी हमेशा की तरह शाइन कर रही थी। पार्थ, तुम अगले 1 घंटे में कोलकाता के लिए निकल रहे हो। तैयारी करो। तुम्हारे साथ में अगर कोई तुम्हें हेल्प के लिए चाहिए तो तुम लेकर जा सकते हो। मैं तैयार हूँ सर।
मैं अकेला ही जाऊंगा। तभी पार्थ का फोन बजा। उसने देखा कि एक अननोन नंबर से फोन आ रहा था। उसने फोन उठाया और उसमें आई आवाज सुनकर पार्थ के होश उड़ गए थे। फोन पर उसकी माँ रो रही थी। पार्थ, मुझे बचा लो। ये लोग पता नहीं मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं। ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्लीज आ जाओ। अचानक फोन कट गया था। माँ तुम ठीक तो हो? माँ! क्या हुआ? सब ठीक तो है ना पार्थ? हाँ सर, सब ठीक है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पार्थ ने आंख बंद की तो उसके सामने उसे एक रास्ता दिखाई देने लगा, जहाँ पर उसकी माँ को कोई पकड़कर लेकर गया था। तभी वहाँ प्रिया भी आ गई थी। पार्थ, क्या हुआ? तुम इतने परेशान दिखाई दे रहे हो। माँ घर पर नहीं है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। What? ये सब चल क्या रहा है इस शहर में? क्या ये भी वही लोग हैं? अभी मुझे कुछ नहीं पता। पहले मुझे माँ को बचा कर लाना है। मैं जा रहा हूँ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पार्थ जल्दबाजी में था। उसके साथ गाड़ी में प्रिया भी बैठ गई थी। पार्थ के सामने अपने आप रास्ता बनता जा रहा था। कुछ ही देर में उसने देखा कि वो उसी खंडहर में पहुंच गया था जहां से उसने प्रिया और बाकी लड़कियों को छुड़वाया था। वो ये देखकर हैरान हो गया था।